अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 23 साल है। खांगढ़ की एक सादा सी बहू हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी मधुष आंखें, ये रस भरा रूप और मेरी ये लचकदार चाल में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजान सी सिहरन लगा देता है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, पर इस भरपूर बदन की किसी हुई कशिश ने इस घर के प्राणन माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरा ये रस भरा और गुशतदार जिस्म, मेरी पतली कमर और जब मेरा पल्लू कुंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। खांगढ़ का मौसम यूं तो हमेशा प्रामण रहता था, पर खिजां की एक ऐसी गुलाबी ठंड और दरमियाने धवे वाली शाम आई जिसने हमारे संसान आंगन के अंदर सस्पेंस और एक अनजान सी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी किसी ने तसव्वुर भी नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, इनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है, जिसे उस चढ़ती जवानी ने और भी ज्यादा गोशत दार और निखरा हुआ बना दिया हो। 23 साल की उस उम्र में मेरा अंग पूरा भरा पूरा गोल गोल और गठीला हो चुका है। मेरी कमर इतनी पतली और लचकदार है कि जब मैं लकड़ियां काटने के लिए थोड़ा सा भी आगे झुकती हूं तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाफ साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरे भारी और गोल गोल नीतंब जब मेरी चाल के साथ डूलते हैं तो देखने वाले का दिल पूरा बेकाबू होने लगता है। इस शाम मैंने एक गहरे कथी रंग का बहुत किसा हुआ ब्लाउज पहन रखा था, जो मेरी तनी हुई छाती और अभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छिपा पा रहा था। ठंड के बावजूद काम की मेहनत से मेरे लंबे काले बाल खुले थे और मेरी गोरी पेट पर पसीने की हल्की नमी के साथ लहरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे मामू ससर सबीदार गलजार खां। फौज से रिटायर होने के बाद भी उनका जिस्म किसी किसरती सिपाही जैसा लंबा चौड़ा और बहुत रुबैला था। उनका सेना इतना मजबूत था कि कोई भी औरत उनकी बाहों में खुद को पूरा महफूज या फिर पूरा मधुष महसूस करे। उनके बदन से एक अजीब सी तेज मर्दाना खुशबू आती थी, जो कड़क तंबाकू इलाव के धुएं और मर्दांगी का एक ऐसा मिश्रा था जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनकी आंखों में हमेशा एक कड़क, बाज़ाबिता और भूखी नजर रहती थी, जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सलगा देती थी। उनका वो कड़क मिजाज और गठीला बदन उस खिजा की दरमियानी रोशनी में और भी ज्यादा खतरनाक और दलकश लग रहा था। खागड़ गांव उस वक्त पूरा खिजा की गुलाबी ठंड और शाम के धंधलके की जिद में था। बाहर हुआ में एक दरमियाना सा धुआं तीर रहा था, जो खीतों में जलने वाली पराली और चूल्हों से उठ रहा था। शाम के करीब बज चुके थे और आसमान से ओस की ठंडी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थीं। इसी दौरान घर के बाकी सब लोग पड़ोस के गांव में एक करीबी रिश्तेदार की शादी के शगुन के लिए गए हुए थे। इस बड़े से पश्तीनी मकान के संसान आंगन में सिर्फ मैं और मेरे कड़क मजाज मामो सिसर सबीदार गलजार खां अकेले थे। आंगन के कोने में ठंड से बचने के लिए इलाव सुलगाने की तैयारी चल रही थी। बजली न होने की वजह से चारों तरफ धुंधला अंधेरा फैला हुआ था। इलाव के लिए सूखी लकड़ियां छोटी करनी थीं, इसलिए मैं हाथ में कल्हाड़ी लेकर लकड़ी के मोटे कंदों पर वार कर रही थी। लगातार कल्हाड़ी चलाने की वजह से ठंड के मौसम में भी मेरा पूरा बदन और किसी हुई चोली पसीने से तर हो चुके थे। पूरे इहाते में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जिसे सिर्फ कल्हाड़ी की थप और मेरी भारी सांसों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब दो जिस्म एक संसान आंगन में अकेले हों, तो सस्पेंस का होना लाजमी था। ठंड और शाम की घटन से मेरा पूरा बदन सलग रहा था। मैं आंगन के दरमियाने अंधेरे में घटनों के बल झुकी हुई कल्हाड़ी से लकड़ी काटने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी और रूबीली थपकी सुनाई दी। मामो ससर गलजार खां ओट से निकलकर ठीक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा सीना इलाव की सलगती चंगारियों की रोशनी में और भी वसिया लग रहा था। बहो आयशा, ठंड बढ़ रही है और धुआं भी दरमियाना हो चला है। इस भारी कल्हाड़ी को संभालना तुम्हारे नाजुक हाथों के बस का नहीं। उन्होंने अपनी कड़क और रुबीली आवाज में पूछा।
लेकिन उनकी आंखों की फूकी नजर सीधे मेरी पतली कमर पर टुकी थी, जहां से सूती साड़ी का पल्लू पूरा खसक गया था। बस मामू जी मैं यहाँ आखिरी कंधा तोड़ रही हूं, ताकि रात भर इलाव जलता रहे, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा, और दोबारा कल्हाड़ी उठाने लगी। तभी अचानक मेरा हाथ भारी लोहे के बंद से फंसल और कल्हाड़ी जमीन पर धंस गई। मेरे मन्ना से एक तेज सिसकारी निकल गई। घबराहट और हड़बड़ाहट के मारे मेरा पूरा बदन सैहर उठा। सबीदार गलजार खां ने बगैर एक पल गनवाए आगे बढ़कर कल्हाड़ी संभालने के बहाने मेरी किसी हुई कलाई को मजबूती से दबूच लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई, फौजी अंदाज वाली और गठीला थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकती थी। उनके इस अचानक छोने से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजान बजली दौड़ गई। उन्होंने मुझे पीछे से सहारा देने के लिए अपना दूसरा खरदरा हाथ मेरी पतली कमर के गर्द किस दिया। कहाँ ध्यान रहता है आपका? देखो मेहनत से बदन कैसा भेग गया है। उन्होंने बहुत करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उनके किसरती हाथ का वो खरदरा एहसास मेरी नाजुक और भीगी जल्द पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगें। मेरा पल्लू पूरा फर्श पर गिर चुका था और मेरा भरा पूरा बदन उनके चौड़े सीने से चिपक गया था। मैं अंदर से पूरा बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और रिश्ते के लिहाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मामू जी छोड़िए, ये कल्हाड़ी बहुत भारी है, आप इस हट्टी शाम का दबाव संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हानिपते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनकी मजबूत इंगलियों का दबाव मेरी कमर पर बढ़ता जा रहा था। गुलजार खां ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और किस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। बहो, जो लकड़ी जितनी रस भरी और गठीला होती है, उस पर सही निशाना लगाने का मजा इतना ही ज्यादा आता है। तुम अभी नादान हो, तुम्हें नहीं पता कि इस खिजां की सर्द रात में जब तक अंदरूनी आग न सुलगे तब तक चैन नहीं मिलता। पर मामू जी बाहर चाहे जितना भी धवां हो, घर की मर्दा की छांव को छोड़ना ठीक नहीं। कोई देख लेगा तो खानदान का नाम मुट्ठी में मिल जाएगा। मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा गोशादार बदन उनके चौड़े सीने की गर्मी से सलग रहा था। जब आंगन में पहरा कड़ा हो बाहो, तो कल्हाड़ी का धार पकड़ना लाजमी है। इस ठंड में जब तक सही जगह पर सही जोर न लगाया जाए, तब तक ये बेचैनी शांत नहीं होती। बस आपको उस खंचाव में पूरा ढलना आना चाहिए। उन्होंने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी किसी हुई चोली उनके ठीक सामने आकर और भी तंग गई। आंगन का वो दरमियाना धवां और इलाव की लाली अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रहे थे। गुलजार खां का वो गोशादार और गठीला हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का भैगा हुआ कपड़ा मेरी गोरी जल्द से पूरा चुपक गया था। इस गुलाबी ठंड के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मेरी गहरी नाफ में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस वक्त डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रे से सलग रही थी। जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से मेरी भीगी हुई पीठ को आहिस्ता से सहलाया, तो मेरे मना से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बरी तरह कांपने लगी। उनका वे मर्दाना और रुबीला अंदाज मुझे अंदर तक झंझोड़ रहा था। इलाव के पास का दर्जा हरारत जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मधुशी घल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी। वो मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाले थे कि तभी अचानक आंगन के कोने में बंधी गाय जोर से रंभाने लगी। सिस्पनिस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हानिपति हुई दीवार से जा टुकी और वो अपनी कमीज के कालर को ठीक करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। रात के बज चुके थे, पर घर के अंदर का अंधेरा और सुन्नाटा और भी गहरा हो गया था। बाहर का धवां अब कमरों के अंदर तक महसूस हो रहा था। मैं परछती के पास बने सनसान कमरे में खड़ी अपनी सांसें दरस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही उनकही तप्श बरकरार थी। तभी अचानक मामो ससर गुलजार खां ने पीछे से आकर इस लकड़ी के कमरे के मरकजी कीवल को अंदर से बंद कर दिया और कंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने अरूज पर था।
कमरे में सिर्फ रोशनदान से आ रही चांद की एक पतली धुंधली रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। आयशा बहू, इस बंद कमरे का रहना बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस तड़प से रोक नहीं सकता। उन्होंने अपनी भारी फौजी आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे दीवार से सटा दिया। उनके मजबूत कसरती हाथों ने मेरे दोनों कुंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी जल्द पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरा लपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरपूर अंगों पर पड़ा तो मैं पूरा मधूश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसराहट और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होंठों की गर्मी मेरी सांसों को सूखने लगी। जिस्म की ये आग अपने आखिरी मकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरा नहा चुके थे और मर्दा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी तभी अचानक कमरे के आले में रखी मेरे ससर जी की एक पुरानी फौजी टोपी और गलजार खान के कोट की जीप से उनका सर्विस मेडल फ्रिज पर गिर गया। इस मेडल के पेतल और टोपी के निशान पर खिड़की से आ रही चांद की रोशनी पड़ी, जिसने मुल्क के इज्जत वाले भाई के अटूट यकीन और हमारे खानदान की मर्दा की याद दिलाई। इस अमानत का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। सबेदार गलजार खान झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मधुश नजर थी वो अचानक खुद गदाज और भारी आंसुओं में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया और जोर जोर से हाँफने लगे। ये मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही छोटे भाई की बहू और इस घर की खानदानी मर्दा पर ऐसा भटकाओ। एक फौजी होकर मैं अपनी ही किस्म भूल गया। ए अल्लाह, मुझे माफ करना। गुलजार खान की आवाज में अब जिस्मानी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई खानदानी लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने रोते हुए कहा, आयशा, तुम इस घर की बाहर हो, मेरे भाई की बहू हो। इस सनसान कमरे के सन्नाटे और खजा के अकेलेपन ने मेरी अक्ल भ्रष्ट कर दी थी। एक बुजुर्ग का फर्ज अपनी बहू की हिफाजत करना और इसे बेटी का दर्जा देना होता है, मर्दा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए फौरन अपना पल्लो संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पाक रिश्ते को क्लिनिक लगाने की कगार पर ला खड़ा किया था। मामू जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेले पिन और माहौल की मार ने हमें भटका दिया था। लेकिन आज हमारे खानदान के सबक और आपकी इस फौजी टोपी के इज्जत ने हमें एक बहुत बड़े गुनाह की खाई में गिरने से बचा लिया। बुजुर्गों और बहू का रिश्ता इस दुनिया में बहुत पाक और काबिल एहतराम होता है और हम इस बंधन को कभी कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने रोते हुए उनके पांव छूकर कहा। सबेदार गलजार खान ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। इस रात के बाद से हमारे दरमियान जिस्मानी ख्वाहिश की वो दीवार हमेशा के लिए ढक गई और इसकी जगह एक सच्चा पाक और मुर्दार खानदानी रिश्ता ने ले ली। खानदानी सबक और लोक लाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको ये कहानी और इसका खानदानी पैगाम कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अस्सलाम अलैकुम।